हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की 5वीं क्लास करने वाले हैं भाई। और आज इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ कल, जिससे सभी लोग शॉक्ड रह गए और चीज़ें बहुत जल्दी आ गई। बिल्कुल मैं कहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स अनएक्सपेक्टेड था। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद का विश्वास था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में ही होगा। लेकिन हम लोगों ने तो जब सिलेबस शुरू किया था तो एग्जाम का टाइम 19 तारीख था उस टाइम पे, मतलब 19 दिसंबर। और मोस्ट प्रोबेबली अभी भी 19 के आसपास ही है। और उस टाइम पे हमारा जो टारगेट था वो 10 दिसंबर था। तो आज भी मैं अपने उसी टारगेट को, स्पेशली में देख, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखो, मैं अपने उसी 10 दिसंबर वाले टारगेट को ही लेके चल रहा हूँ सिंस द डे वन। फर्स्ट डे से मेरा टारगेट 10 दिसंबर ही था कि 10 दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है उसे मैं ख़त्म करा दूंगा। तो बाकी रही एडवांस मैथ वाले बच्चों की बात, तो 1 तारीख से आप लोगों की मैं क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ सुबह 11 बजे। ठीक है, 11 से 12 का स्लॉट खाली हुआ है। तो 10-12 दिन में आपका ये जो एडवांस मैथ के बचे हुए 3 टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इनको 3-3 4-4 क्लास करके हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी यूपी कांस्टेबल, सॉरी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों का सिलेबस तो वही 10 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा कुछ ऐसा नया फेरबदल हुआ नहीं है। आयोग का फेरबदल हुआ है कि पहले जनवरी की बात थी, अब उन्होंने अपनी उसी ओरिजिनल डेट में जिसमें उन्होंने शुरू में दिया हुआ था उसमें चीज़ों को उन्होंने शेड्यूल कर दिया है। तो क्या करें भाई, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो भी चीज़ें हमने की बस उसका रिवीजन, इसीलिए मैंने आपको शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि रिवीजन के लिए ये मत सोचो कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिवीजन करेंगे। रेगुलर बेसिस पर थोड़ा 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 रिवीजन करते रहो। ऐसे ये टाइम अब आपका है कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर से उथल पुथल हो रही होगी, बहुत सारे दिमाग में, बहुत सारे मन में आपके सवाल आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा सर से ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो, इसका जवाब भी सर बता दें, उसका जवाब भी बता दें, ये और करा दें, वो और करा दें। तो बच्चे, ये उथल पुथल को थोड़ा कंट्रोल करो। आपके लिए जो भी बेस्ट होगा वो किया जाएगा। आप बिल्कुल शांति से जो कराया जा रहा है आप उसे चुपचाप कर लीजिए। लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं है, बहुत सारे सवाल ये उमड़ते रहेंगे, क्योंकि भाई धक्का ही ऐसा दिया है आयोग ने कि हर बच्चा और हर टीचर शॉक्ड हुआ है। जिस टीचर का सिलेबस थोड़ा सा लेट कंप्लीट होना था, तो अब वो थोड़े से घबराहट में आ चुके हैं टीचर्स भी कि भाई कैसे होगा चीजों का मैनेजमेंट। कह रहा है एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित चक्रवृद्धि। देखो, अब आपको लग रहा है ना कि जब मैं आपकी क्लास को 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, संडे में भी 2-2 घंटे खींचता था, तो उस टाइम तो आपको लगता था कि यार मास्टर तो खामखा सिलेबस खींच रहा है, पता नहीं क्यों, इतनी जल्दबाजी क्या है, और 1 घंटे ही पढ़ाई, 1.25 घंटे में भैया टारगेट सिलेबस। तुम लोग बहुत बोलते थे ये बातें, और बहुत मैं कंट्रोल करता था अपने आप को कि मैं रिएक्ट ना करूं। तो अब आपको समझ में आया कि अगर मैं आपकी क्लास को वही 1 घंटे में रखता और इतना ना खींचता, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, संडे में भी, तो क्या आज आपका सिलेबस इस पॉइंट पर होता जिस पर आज है? नहीं होता ना। वो खुद आप कर, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में स्वयं का 1.44 गुना हो जाती है। यह राशि उसी दर पर साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए तो कितने वर्ष में डबल हो जाएगी? पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बताओ। देखो, सवाल करे कि स्वयं का 1.44 गुना। तो 1.44 गुना का मतलब है कि मूलधन अगर 1 यूनिट है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1.44। ऐसा सवाल ने बोला है कि 1.44 गुना हो जाती है।
0.44 गुना हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहां 2 जीरो आ जाएंगी। और ये कितने साल की कहानी है? 2 साल की। तो 2 साल में मूलधन अगर 100 था तो मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 144। अगर मैं 1 साल की बात करता हूं, 2 साल से 1 साल पे आओगे तो कल ही सिखाया आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट कर देना है। तो अंडर रूट करके क्या मिलेगा? 10 और इधर मिलेगा 12, यानी कि 1 साल में 10 से 12। तो ब्याज कितना मिला है? 2 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो ब्याज बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 10 रुपया गुणा 100। तो आप कहोगे बच्चा 20%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर जो आई है दैट इज 20%। अब सवाल कहता है यदि वह राशि उसी दर पर साधारण ब्याज से उधार दी जाती तो कितने साल में स्वयं का दोगुना हो जाती? भैया साधारण ब्याज का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वाला केस तो आपने पढ़ा है ना। तो ये साधारण ब्याज वाला आ गया कि अगर साधारण ब्याज पर उधार दी जाती तो कितने साल में दोगुना हो जाती। सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर पे आ जाओ। तो अगर ये एसआई साधारण ब्याज पर दी जाती तो दोगुना होने में ब्याज कितना परसेंट बनता? प्रतिशत ब्याज। आप कहोगे n-1 × 100, यानी कि सर 100% ब्याज बनता। भाई दोगुना होने में n-1 × 100, यानी कि 100% ब्याज बनता। और हमें पता है कि समय बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज बटे ब्याज की दर। कितना जवाब आएगा आपका? 5 साल। भाई आपको नहीं पता क्या प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम, R% गुणा टी। तो R% तो 20 है, वो 100% के नीचे आ जाएगा, तो टी आ गया आपका 5 साल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, आपका ये बैच 1 साल तक रहेगा, एग्जाम तक रहेगा बच्चे, बस एग्जाम तक। चलिए अब आ जाते हैं टाइप नंबर 7। देखो यार, अब बहुत सारे सवाल आप पूछ रहे हो, मैंने बोला ना ये दिमाग में आएंगे। आप लोग इतने सवाल पूछ रहे हो कि हर बच्चा एक सवाल पूछ रहा है मुझसे कि सर ये होगा, वो होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये करा दो, वो करा दो। आपके सवालों का जवाब अगर मैं देता रहा तो आज का जो क्लास है ना वो सवालों के जवाब में ही जाएगी। तो मन की बात रख लें आज की क्लास में हम, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो मैंने कहा ना थोड़ा कंट्रोल करो, ये कंप्लीट कराने दो मुझे। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बस जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बात करो। आप कहोगे लास्ट के 5 मिनट मैं रुक जाऊंगा एक्स्ट्रा, जो भी आपके दिमाग में सवाल आए वो पूछ लेना अभी। तो ये कंप्लीट होने दो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। लास्ट के 5 मिनट रुक जाऊंगा मैं, जो भी सवाल आए उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और पेस्ट करके रखो, वहां से कॉपी करके चिपका देना कमेंट बॉक्स में फिलहाल के लिए। टाइप 7। अब टाइप 7 में हम उन सवालों पे फोकस करेंगे जो कल मैंने आपको बताया था, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एमएफ वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने कहा कोई सपोज दैट कोई धनराशि है वो 400 रुपए की है, वो 400 रुपए की है और वो 900 रुपए हो गई 2 साल में। 2 साल में 400 रुपए की जो धनराशि है वो 900 रुपए हो गई 2 साल में। तो क्या आप मुझे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता सकते हो? बताइए, क्या आप मुझे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता सकते हो बच्चा? आप कहेंगे हाँ जी सर। बड़ी संख्या को ऊपर रखो और छोटी संख्या को नीचे रखो। आप कहोगे सर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/4, और 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/4, इसका मतलब है कि ये धनराशि हर 2 साल में, मैंने क्या बोला, ये धनराशि हर 2 साल में 9/4 गुना होती, हर 2 साल में। 2MF या फिर 2 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है 9/4 का मतलब है कि ये धनराशि हर 2 साल में 9/4 गुना होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 2 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी, अगले 2 साल में, तो आप कहोगे 900 का 9/4 कर दो सर, 900 का 9/4।
900 का 9/4। मैंने कहा अगले 2 साल में बताना जरा। आप कहोगे सर अगले 2 साल में 900 का 9/4 तो था ही था, फिर से 9/4 और कर दो। ये क्लियर हुआ आपको कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 2 साल का 9/4 है तो इसका मतलब है धनराशि हर 2 साल में 9/4 गुना होती चली जाएगी, हर 2 साल में। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं इसी का 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना जरा, ये तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 2 साल का। तो अगर मैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछता हूं तो याद रखना अंडर रूट कर देना है। 2 साल से 1 साल पे आओगे तो अंडर रूट कर देना है, यानी कि 3/2। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 3/2। क्यों किया अंडर रूट सर? क्योंकि आपने कल की क्लास में ही तो पढ़ा भैया कि अगर 400 रुपए हैं और वो 900 रुपए मिश्र धन हो गया 2 साल में, और हमें 1 साल पे आना हो तो 1 साल के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ही तो करते हैं। तो 2 साल से अगर मैं 1 साल पे आता हूं तो अंडर रूट करता हूं। वही केस मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ कर दिया कि अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/4 था तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9/4, दैट इज 3/2। यानी कि अगर हमें यह पता करना हो कि धनराशि हर साल कितने गुना हो रही है, हर साल अगर मुझसे ये पूछे कि हर साल, देखो ये तो हर 2 साल में 9/4 गुना हो रही है, अगर मुझसे पूछे हर साल एवरी ईयर कितने गुना है तो आप कहोगे 3/2 गुना। हर साल 3/2 गुना धनराशि हो रही है। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। चलो अब मैं आपको एक बार सवाल के पास लेकर चलता हूं, क्या है सवाल में, कैसे करना है, ये जरा सवाल देखिए आप। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 साल में 6400 और 4 साल में 8100 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। देखो आप सवाल अच्छे से पढ़ो भाई, ये मेरे हाथ में नहीं है कितने दिन तक कोर्स को रखना है। आप प्लीज हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आप मुझसे 1000 बार कॉपी पेस्ट कमेंट कर लो। मेरे हाथ में केवल आपकी क्लास में आपको पढ़ाना है, इसके अलावा और कोई हाथ चीज मेरे हाथ में नहीं है। आप 2000 कमेंट कर लो तब भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देखो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 साल में तो 6400 और 4 साल में 8100 हो जाती है, तो ये 6400 भी अमाउंट है। ये 6400 भी क्या है? मिश्र धन है। कि 2 साल का मिश्र धन 6400 और 4 साल का मिश्र धन 8100 है, क्योंकि उसने बोला है साफ कि 2 साल में 6400 और 4 साल में 8100 हो जाती है। इस सवाल का पूरा ऑपरेशन करेंगे, पूरी चीर फाड़ करेंगे हम। अब सवाल में हमें ये तो बताया ही नहीं कि वो धनराशि कितनी है, वो मूलधन कितना है। बस ये कह दिया कि कोई मूलधन है, कोई धनराशि है। करण एक धनराशि है, वो 2 साल में 6400 और 4 साल में 8100 हो जाती है। अब यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछता है, सारे सवाल हम निकालेंगे यहां पर। यहां पर तो बहुत बेसिक चीज पूछी है, लेकिन इस सवाल का हम पूरा ऑपरेशन करेंगे। देखो कोई मूलधन है P, हमें नहीं पता वो कितना है। अब सामने फोकस करो, अगला सवाल आप खुद करने की कोशिश करना, इस पे सामने फोकस करो। जितना भी कॉन्सेप्ट है इस टाइप का मैं आपको इसी सवाल में समझा दूंगा सारा। मैंने कहा कोई मूलधन है P। अब सवाल कह रहा है कि 2 साल में, सवाल कह रहा है 2 साल में कितना हो गया? 6400। तो 2 साल का मिश्र धन कितना है? 6400। और सवाल कहता है 4 साल में 8100। तो ये 4 साल कहां से काउंट होंगे? ये 4 साल स्टार्टिंग यानी कि शुरू से काउंट होंगे यहां से। तो 4 साल में कितना हो गया? ये 8100। 4 साल में कितना हो गया? ये धनराशि 8100 रुपए हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसने कहा 2 साल में 6400 और 4 साल में 8100। तो मैंने कहा P मूलधन है, 2 साल में 6400 हो गया और शुरुआत से 4 साल में 8100 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि
6400 को 8100 बनने में कितना समय लगा? क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ये 6400 रुपए की धनराशि है, इसको 8100 बनने में समय कितना लगा है? आप कहोगे सर शुरुआत से लेकर यहां तक 4 साल, यहां से लेकर यहां तक 2 साल, तो 4 में से 2 घटा दो, 4 साल में से 2 साल घटाता हूं तो मुझे मिलता है 2 साल। कितना मिलता है मुझे? मुझे मिलता है 2 ईयर। मेरा क्वेश्चन आपसे था कि इस 6400 को 8100 बनने में कितना समय लगा? आपने तुरंत कह दिया सर 2 साल लगे। अब आपसे उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ये तो कल वाला सवाल बन गया अब कि 6400 रुपए हैं, 2 साल में 8100 बन गए, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे? 1 साल के लिए अंडर रूट ऑफ 6400 और अंडर रूट ऑफ 8100। भाई 2 साल की कहानी है ना ये। 2 साल से हम 1 साल पे लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 64 का 8, 2 जीरो का 1 जीरो, 81 का 9, 2 जीरो का 1 जीरो, जीरो से जीरो काट दो। 1 साल में जो 8 रुपए हैं वो 9 रुपए बन गए। 1 रुपए का ब्याज, तो ब्याज की दर हो जाएगी 1/8 गुणा 100। और 1/8 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा कि भैया ब्याज की दर बताओ। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है कि मूलधन कितना होगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल? मूलधन कितना होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए उस केस में? अगर आपसे कहेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके सवाल का जवाब तो यही है 12.5%। मेरा अलग से क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो आपको उस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो आप कहोगे कि सर ये 6400 रुपए हैं, 2 साल में 8100 हो गए, तो क्या मैं 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछूं तो बता दोगे मुझे? आप कहोगे हाँ जी सर 8100 बटे 6400। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया 81/64। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 81/64 अगर है, तो इसका मतलब है कि धनराशि हर 2 साल में, ये जो धनराशि है ना, ये हर 2 साल में 81/64 गुना हो रही है। आफ्टर every 2 year the sum becomes 81/64 times, हर 2 साल में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये मूलधन यहां से 6400 बना कितने साल में? 2 साल में। भाई ये मूलधन भी तो 6400 बना है 2 साल में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मूलधन को 81/64 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब जाकर ये 6400 बना होगा? बोलिए भाई, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला धनराशि हर 2 साल में तो 81/64 गुना हो रही है, क्योंकि ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला मैंने। तो हर 2 साल में 81/64 गुना हो रही है। इसका मतलब है ये वाला जो मूलधन है, ये 2 साल में 6400 हुआ, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमारे पास है 81/64। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मूलधन को 81/64 से गुना करने पर ही मुझे 6400 मिलेगा? यहां से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया, क्योंकि ये पॉइंट में जाएगा, इसलिए यहां पर निकालना नहीं है। बस आप समझ जाओ कि अगर मूलधन चाहिए तो 64 गुणा 6400/81, ये आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन निकालने का तरीका है। जब भी आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये सवाल देखिए, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 साल में 9680 और 4 साल में 11,712.8 हो जाती है। बताइए ब्याज की दर क्या होगी?
व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? बोलिए। देखो कोई धनराशि है, हमें नहीं पता कितनी है। कह रहा है 2 साल में 9680, 2 साल में कितनी हो जाती है? 9680। और कह रहा है 4 साल में इतना, तो 4 साल कहां से? शुरुआत से 4 साल। तो 4 साल में कितना हो गया? 11,712.8। ये जीरो को मैं हटा रहा हूं, मैं केवल 0.8 लिख रहा हूं। तो अब मैं अगर यहां से पूछूं कि 9680 को 11,712.8 बनने में कितना समय लगा, तो आप कहोगे सर शुरुआत से लेकर यहां तक 4 साल, शुरुआत से लेकर यहां तक 2 साल, तो 4 में से 2 घटा दो, सर केवल 2 साल लगे हैं। यानी कि 9680 को इतना बनने में केवल और केवल 2 ईयर्स। कल वाला सवाल बन के तैयार हो गया कि कोई धनराशि है 2 साल में इतनी हो गई, ब्याज की दर ही तो पूछी है आपसे। तो क्या आप कल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं बच्चा? इन दोनों का पहले रेशियो ले लो भाई, ये 2 साल की कहानी है, 2 साल की। तो 9680 11712.8, पॉइंट हटाता हूं तो एक जीरो इधर आ जाएगी। अब 2 साल से 1 साल पे आने के लिए इनका अंडर रूट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं अंडर रूट नहीं ले सकता क्योंकि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर इनका कुछ रेशियो काटो, कुछ रेशियो में काटो और संख्या परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। मैंने देखा ये संख्या किससे कट रही है? क्या 11 से तो कटती मुझे नजर आ रही है, क्योंकि 9 अल्टरनेट का सम करता हूं तो 9 और 8 17, 17 में से 6 गया, कितना जाएगा? 11। तो ये संख्या तो 11 से कट रही है। क्या ये संख्या भी 11 से कट रही है? 7 और 1 8, 8 2 10, 8 1 9 और 1 10, अल्टरनेट का डिफरेंस 0, ये भी 11 से कट रही है। तो 11 से काटो पहले तो। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 0 0। फिर 11 एकम 11, 0, 11 छिक्के 66, 4 और 1 5, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88। फिर ये 11 से कटेगा, 11 अट्ठे 88, ये कटेगा 11 नाम 99, 7, 11 छिक्के 66, 11 अट्ठे 88। अब 8 से कटेगा 100 बार, और 8 से कटेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। अब आप देखो ये जो रेशियो बन गया है 100 और 121, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 2 साल का 100 से 121 है, तो 1 साल पे लाने के लिए क्या करोगे मेरे भाई? अंडर रूट कर दोगे, अंडर रूट ऑफ 100 और अंडर रूट ऑफ 121। तो 1 साल में कितना हो गया? 10 से 11। 1 साल में कितना हो गया? 1 साल में हो गया 10 से 11। तो भैया क्या मुझे बता दो आप, ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1/10 गुणा 100। आपका जवाब कितना आएगा? आपका जवाब आएगा 10%। आपका जवाब कितना आएगा? आपका जवाब है 10%। ऐसे ही अगर आप यहां प्रिंसिपल निकालने जा रहे हो, मूलधन निकालने जा रहे हो, तो मूलधन कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो 2 साल में 9680 इतना हो गया, तो आपको 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना है। तो वो कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या 121 ऊपर रखो और छोटी संख्या 100 नीचे रखो। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 121/100। मतलब कि ये धनराशि हर 2 साल में, ये धनराशि हर 2 साल में 121/100 गुना हो रही है। तो ये 2 साल है, तो क्या मूलधन भी 2 साल में 9680 बना है? क्या मूलधन भी 2 साल में 9680 बना है? आप कहेंगे हाँ जी सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मूलधन में भी 121/100 की गुणा करने पर ही हमें 9680 मिलेगा? यस, बिल्कुल सही है। देखो ये पूरा 8 बार कट गया, इससे पूरा 80 बार, है ना। 121 को 8 में गुणा करोगे 968 आएगा, ये जीरो यहां पर। 100 की उधर गुणा करोगे तो मूलधन कितना आ गया? पूरा 8000 रुपया। प्रिंसिपल कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 8000। यही आपने करना है। इसमें भी अगर मैं और थोड़ी सी चीर फाड़ करूं सवाल में, तो मैं एक चीज कर सकता हूं, समझना बात को। सामने देखो, ये मैं सवाल अब आपसे कुछ और कहने जा रहा हूं। मैं ये 2 साल काट के 1 साल कर रहा हूं यहां पे।
मैं 2 साल को काट के केवल 1 साल कर रहा हूं और अब कह रहा हूं बताओ मूलधन कितना है। देखो ये तो पिछले क्वेश्चन में था 2 साल 2 साल, तो आपके दिमाग में आया होगा क्या सर हर बार ये 2 साल बराबर रहेगा क्या, कि यहां से यहां 2 साल है तो मूलधन को भी 2 साल, क्या ये सर ये बराबर रहेगा। वही तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। मैं ये काट के 2 साल को काट के मैंने क्या कर दिया 1 साल। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना है, क्योंकि आपको यहां से 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 121/100 मिला है, लेकिन मूलधन को 9680 बनने में केवल 1 साल लगे हैं। इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 1 ईयर। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना है, और उसके लिए क्या करेंगे बच्चा, अंडर रूट कर देंगे 121/100 का। 2 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अंडर रूट कर दो, दैट इज 11/10। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, और ये मूलधन 1 साल में ही इतना बना है, तो मूलधन गुणा 11/10 बराबर 9680। तो 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 0, 10 की उधर गुणा कर दो, मूलधन कितना आ गया 8800। यस, अब इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा। यही तो करना था आपको। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कैसा भी सवाल आपको मिल जाए आप उड़ा दोगे, 100% आप उड़ा दोगे। कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 4460 हो जाती है और 6 वर्ष के बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि बताओ। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज में भी देखने को मिले थे, याद करो, जहां पर मैं समय का डिफरेंस और मिश्र धन का डिफरेंस ले रहा था, फिर उतने साल का ब्याज डिफरेंस के बराबर कर रहा था, याद आया। लेकिन वो साधारण था, ये चक्रवृद्धि है, यहाँ चीजें मल्टीप्लाई में चलती हैं और साधारण में चीजें योग यानी कि एडिशन में चलती। बहुत डिफरेंस है दोनों। सवाल दिखने में एक जैसा लग सकता है, अगर मैं इस चक्रवृद्धि की जगह साधारण लिख दूं तो सवाल वही है, सारा खेल ये वर्ड का है बस, चक्रवृद्धि और साधारण। कह रहे 3 साल में इतना हो जाती है और 6 साल में इतना हो जाती है, बताओ धन राशि कितनी है। तो आप कहोगे कि सर कोई मूलधन है, वो 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में हो गया 4460, और कह रहा है 6 साल में, यानी कि शुरुआत से 6 साल में कितना हो गया 6690। आपको मूलधन तक पहुंचना है, धनराशि उसने आपसे पूछी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये 4460 को 6690 बनने में कितना समय लगा, 6 में से 3 गए, 3 साल लगा सर। अब अगर आपको मूलधन तक जाना है तो आपको पहले 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होगा। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो कितना आएगा, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए बड़ी संख्या 6690 बटे 4460। देखो ये दोनों संख्या किसी एक से कटने वाली दिख रही हैं, 446 और 669। आप केवल लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करो, 46 और 69। क्या ये 23 से कटता है, 23 दूनी 46, 23 या 69। ये 4 है, ये 6 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 223, 223। भाई ये तो हमें पता चल गया 23 से कटता है, तो 223 की अगर मैं 2 में गुणा करूंगा, 223 दूनी 246, 223 तिया 669। 3/2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये कितनी फास्ट कैसे पता चला, जस्ट लास्ट की 2 डिजिट 46 और 69 को देखकर, क्योंकि 23 से कट रही हैं, तो मैंने 223 से काट के देखा, 223 दूनी 223 दिया। अब आपको 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया, कितना 3/2, 3 साल का। इसका मतलब है ये धनराशि हर 3 साल में 3/2 गुना होती, हर 3 साल में। मैंने क्या बोला, ये धनराशि हर 3 साल में 3/2 गुना होती है। तो आप कहोगे कि सर ये मूलधन भी तो 3 साल में यहां तक पहुंचा, तो क्या ये मूलधन 3 साल में पहुंचा है जिसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने निकाल दिया 3/2 गुना बराबर 4460। भाई ये मूलधन भी तो 3 साल में यहां तक पहुंचा, और 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हम 3/2 निकाल चुके हैं। आपके दिमाग में एक और चीज आएगी, अभी टाइप मत करो, मुझे पता है क्या टाइप कर रहे हो आप। भाई साहब जर्सी वाले भैया,
ये हुडी वाले भैया आप रुक जाओ, मुझे पता है तुम क्या टाइप कर रहे हो, उसका जवाब है मेरे पास। मूलधन अगर निकालना है, 2 की गुणा पहले उधर करो, तो कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 चौके 8, और ये 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 दूनी 6, 2 3 नाम 27, 2 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, तो 2973.33 आपका सही जवाब है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर अगर हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता तो हम क्या करते? तो हम करते 3/2 का घनमूल। क्या करते? अगर मैं 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 1 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे आता तो मैं 3/2 का घनमूल करता। और ऐसा सवाल कभी बनेगा ही नहीं आपके एग्जाम में। एग्जाम में सवाल हमेशा एक फॉर्मेट में सेट होके आएगा, ऑलवेज। क्योंकि वो एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा 3/2 का घनमूल नहीं निकाल पाएगा, तो फिर एग्जामिनर को ऑप्शन भी सेट करके देने पड़ेंगे घनमूल वगैरह में। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर यहाँ पे 1 साल होता या 2 साल होता तो फिर तो हमें 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 1 साल का निकालना पड़ता, फिर तो ये घनमूल कैसे निकाले 3/2 का? वो सवाल ऐसा बनेगा नहीं। सवाल बनेगा ऐसा जिसका सॉल्यूशन आप कर सको। ठीक है, जैसे यहां 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 आ गया, तो भैया फिर आपसे मूलधन पूछेगा, और हाँ, आपसे ब्याज की दर भी नहीं पूछेगा इस सवाल में। इस सवाल में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चा पता है उसको कि वो इसका घनमूल नहीं निकाल पाएगा 3/2 का। ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में भी तो 3 साल से 1 साल पे आएंगे हम, तो घनमूल करना पड़ेगा ना। तो एग्जामिनर जानता है कि 3/2 का घनमूल होगा ही नहीं, तो इसलिए ब्याज की दर पूछने से फायदा नहीं है। इसीलिए एग्जामिनर ने आपसे ब्याज की दर नहीं पूछी, उसने आपसे मूलधन पूछ लिया, जिसका जवाब है 2973.3333 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब बताओ मुझे, नहीं, इससे पहले इसका जवाब बताओ। सवाल है एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 2,91,600 रुपये और 3 साल में 3,14,928 रुपये हो जाती है, तो 2 साल के लिए समान दर पर 40,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी कि आपको यहां ब्याज की दर निकालनी है। 2 साल का पूछे तो क्या करेंगे? तो पहले तो 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 1 साल का निकालना पड़ेगा। फिर मान लो आपको ऐसे पता चला कि भाई 3, सपोज दैट, बाकी लोग ये क्वेश्चन करो, एक बच्चे का डाउट है मैं वो क्लियर कर रहा हूं। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर सपोज ये 27 बटे कितना कर दें, 8 है 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? घनमूल ऑफ 27/8, दैट इज 27 का 3 हो जाएगा और 8 का 2। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 आ गया, मतलब धनराशि हर 1 साल में 3/2 गुना हो रही है, हर 1 साल में। तो अगर मैं 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछूंगा तो 1 साल में 3/2 गुना, अगली साल में भी 3/2 गुना, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 9/4। भाई हर साल वो 3/2 गुना हो रही है, 1 साल के एमएफ का मतलब तो यही है। तो 2 साल का एमएफ क्या हो जाएगा? 1 साल में 3/2 गुना, अगले साल भी 3/2 गुना, तो 9/4, ये 2 साल का एमएफ आ जाएगा। आपको 3 साल से पहले 1 साल पे आना है, फिर 2 साल पे जाना है, 3 से डायरेक्ट 2 पे नहीं जा सकते हो। तो कह रहा है 2 साल में इतनी रुपए हो जाती है और 3 साल में इतनी हो जाती है। तो पहले ब्याज की दर बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेशक डिजिट इसमें अजीबोगरीब दे रखी हो लेकिन आसान क्वेश्चन है। 2 साल में कितना हो गया? 291600, और 3 साल, शुरुआत से 3 साल में कितना हो गया बच्चा? 314928।
अगर मैं यहां से यहां का समय पूछूंगा, 3 में से 2 घटा दो, 1 साल है। देखो सवाल कितना आसान है, आपको कोई अंडर रूट वगैरह नहीं करना। आपको पता है कि यहां समय अगर 1 साल आ गया तो ये धनराशि जो है ये 1 साल में इतनी हो गई, तो ब्याज की दर तो सीधा निकलेगी, सीधा सीधा निकलेगी। कोई स्क्वायर रूट, कोई क्यूब रूट आपको नहीं करना, क्योंकि समय 1 साल है। और हम हर सवाल में 1 साल का ही तो रेशियो निकाल के लाते हैं, और यहां तो हमें ऑलरेडी 1 साल दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा इनका डिफरेंस देखेंगे, कितना आएगा। 8 में से 0 गए 8, 2 में से 0 गए 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 31 में से 29 गया 2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम सीधा निकालेंगे, क्योंकि 1 साल का ही डिफरेंस है। 23328 डिवाइड बाई 291600 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या मुझे बता सकते हो कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार ये कटेगा। देखो ये है 23,328, ये है 2916। एक बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2332 है। अब यूनिट डिजिट से चेक कर लो, 6 8 48, यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये पूरा पूरा कटेगा। 100% इसको कटना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऑप्शन में लास्ट में 0 0 है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर यहां डेसिमल्स में आंसर बनेंगे। तो आप यहां चेक करो, अगर ये 6 है और ये 8 है, तो भैया इसको पूरा पूरा कटना पड़ेगा। 6 8 48, आप चेक कर लो, 2916 को 8 से गुणा करोगे तो इतना ही मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, ब्याज की दर आ गई बच्चा 8%। ब्याज की दर कितनी आ गई, 8%। अब सवाल यहां से नया सवाल शुरू हुआ, यहां से नया सवाल कह रहा 2 साल के लिए समान दर पर, यानी कि वही 8% पर 40,000 का साधारण ब्याज। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 गुना ऑफ 8%, दैट इज 16%। और मूलधन कितना है, 40,000, तो 40,000 का 16% निकाल दो बस। और क्या करना है, आप कहोगे 16 चौके 6400, ये आपका जवाब आ गया। बस कंप्लीट। 6400 रुपये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ूं, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए जरा। सभी लोग मुझे जवाब बताओ। सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 1600 और 12 साल में 2000 हो जाती है, तो वह राशि 16 साल में कितनी हो जाएगी। ये तो और भी सिंपल है भाई। कोई मूलधन है, कोई प्रिंसिपल है, कह रहा है वो 8 साल में, 8 साल में तो 1600 हो गया, और कह रहा है 12 साल में 2000। तो ये 12 साल कहां से, ये 12 साल सूत्र से 12 साल है, तो कितना 2000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1600 को 2000 बनने में कितना समय लगा, 12 में से 8 गए 4 साल। अब सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए 16 साल में ये धनराशि कितनी हो जाएगी। 16 साल कहां से काउंट होंगे, शुरुआत से 16 साल काउंट होंगे, शुरुआत से। तो भैया अगर शुरुआत से 16 साल है तो यहां से कितने साल लगेंगे, इस 2000 से आगे बढ़ने में कितने साल लगेंगे। तो आप इस 16 साल में से यहां तक का समय यानी कि 12 साल माइनस कर दो। 16 में से 12 गया 4 साल, यानी कि बेसिकली आपको बताना है कि 2000 जो है ये अगले 4 साल में कितना हो जाएगा। समझ में आई कहानी, फिर से सुनो अगर नहीं आई हो तो। सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि 8 साल में 1600, 12 साल में 2000 हो जाती है। मैंने कहा मूलधन है P, 8 साल में 1600 हो गया, शुरुआत से 12 साल में 2000। तो 1600 को 2000 बनने में 12 में से 8 गया 4 साल। अब सवाल कर रहा है कितने साल में यह, सॉरी 16 साल में कितनी हो जाएगी। तो ये 16 साल कहां से काउंट होंगे, शुरू से।
तो अगर मैं 2000 से आगे का समय पूछूं तो 16 में से 12 साल घटा दो, क्योंकि यहां तक का समय कितना है, देखो यहां तक का समय 12 साल है और यहां तक का कितना है 16 साल। तो 16 में से 12 गए 4 साल। तो बेसिकली आपको बताना है कि ये 2004 साल में कितना हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो। देखो ये भी तो 4 साल का समय है, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 2000/1600। आप कहोगे 0 0, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अब बच्चे आपको पता चल गया कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सॉरी 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 5/4 है। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 5/4। मतलब कि धनराशि हर 4 साल में, धनराशि जो है वो हर 4 साल में 5/4 गुना हो रही है। तो क्या इन 4 साल में भी वही केस होगा, यानी कि 2000 का 5/4 गुना निकाल दो। तो 4 से कटेगा पूरा 500 बार, और 500 की 5 में गुणा करेंगे तो 2500 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ू। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुना और 7 साल में 36 गुना हो जाती है, तो बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर क्या होगी। भाई कोई धनराशि है, हमें नहीं पता कितनी है, मैंने मान लिया पी। कह रहा 5 साल में 25 गुना, तो 5 साल में कितनी हो गई 25 गुना, यानी कि 25 पी। अगर मैंने मूलधन को पी माना तो 5 साल में 25 गुना यानी कि 25 पी हो गई। कह रहा 7 साल में 36 गुना, तो शुरुआत से 7 साल में 36 गुना यानी कि 36 पी। तो यहां से यहां कितना समय लगेगा, 7 में से 5 गए 2 साल। तो 2 साल का अगर मैं रेशियो आपसे बात करूंगा तो 25 पी रेशियो 36 पी। तो पी से पी कट गया, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट कर दो 25 अंडर रूट ऑफ 36। कितना हो जाएगा 1 साल में रेशियो 5 से 6। 1 साल का रेशियो 5 से 6 हो गया, तो भैया कितना ब्याज मिला है 1 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कटेगा आपका 20%, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। ओके, आगे बढ़ सकता हूं, चलें आगे। ठीक है, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले टाइप के पास। अगला टाइप क्या कहता है भाई, सिंपल सा टाइप है। देखो सवाल की लैंग्वेज बड़ी होगी अगले टाइप में, लेकिन टाइप सिंपल है ये। अगर मैंने आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दैट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और मैं आपसे पूछता हूं बताइए धनराशि कितने गुना हो गई। मैंने केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट देके आपसे पूछा है, बताओ धनराशि कितने गुना हो गई। धनराशि कितने गुना हो गई। क्या कोई बात का लॉजिक बना यहां से, क्या बता सकते हो आप मुझे कि किसी ब्याज की दर और समय, समय और दे देता हूं चलो आपको मैं। समय है आपका 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो 1 साल में धनराशि कितने गुना हो गई, क्या आप मुझे बता सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 1 साल में धनराशि कितने गुना हो गई, कितने गुना, ये पूछा है मैंने, तो सोच समझ के जवाब बताना।
यानी कि आपको एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना है। भाई क्या कर रहे हो आप? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब अभी तो समझा के आ रहा हूं, पिछले 45 मिनट में आपको, और कल भी 15-20 मिनट समझाया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि कोई धनराशि कितने गुना हो रही है। तो अगर मैंने इसमें उल्टा पूछ लिया आपसे कि कितने गुना हो गई, मतलब यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है कि एक साल में कितने गुना हो गई, यानी कि आपको एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। तो इसमें भी सोचने वाली बात है ये। मैं पता था मुझे कि आप लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। अब सही जवाब दे दो, अब क्या फायदा। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। यानी कि मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11। और मुझे बताना है एक साल में कितने गुना, मतलब एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 11/10। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बड़ी वाली संख्या ऊपर रखो और छोटे वाली नीचे रखो। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11/10। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना जरा, 2 साल का, तो आप कहोगे 11/10 एक साल में, दूसरे साल में भी 11/10। यानी कि सर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 11/10 का स्क्वायर। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 11/10 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, फिर एक और 11/10 से गुणा कर दोगे तो आप कहोगे 11/10 का क्यूब। अगर मैं कहूं n वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3 4 5 करके n वर्ष, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कहोगे 11/10 की पावर n। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हो, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ही है कि कोई धनराशि कितने गुना हो रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, और अब देखना इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से पूरा का पूरा टाइप, इतने बड़े बड़े सवाल आप चुटकी में उड़ा के फेंक दोगे। देखना सवाल को, इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की ताकत दिखाता हूं आपको मैं अब। देखो सवाल को, पढ़ो जरा, घबराना मत। लैंग्वेज को देखकर, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। कह रहा है कि कोई आदमी, बहुत बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन सेकंड फेज में करेंगे। कोई आदमी कुल 12,050 की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। 12,050 उसके पास रुपए हैं और 2 भाग में बांटता है। पहले भाग को तो साधारण ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर से 2 साल के लिए, यानी कि साधारण ब्याज पर देता है 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। और जो दूसरा भाग है ना, उसको वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर, यानी कि वही 10% पर निवेशित करता है, और दोनों भाग से मिलने वाली धन राशि बराबर है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज एक हिस्से को दे रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे हिस्से को दे रहा है। आपको मैं सवाल की समरी बताता हूं। सवाल की समरी क्या है? कोई व्यक्ति है, उसकी जेब में 12,050 रुपए हैं। 12,050 रुपए उसकी जेब में है। वो उसको 2 लोगों को देता है। 12,050 टोटल नहीं, 12,050 का एक हिस्सा मान लो दे दिया रोहित को, दूसरा हिस्सा दे दिया सोहित को। कुछ अब नहीं पता कितना कितना दिया, एक हिस्सा रोहित, दूसरा हिस्सा सोहित। रोहित को उसने दिया साधारण ब्याज पर, उसका खास मित्र था। सोहित को दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, थोड़ा सा उससे इतने अच्छे संबंध नहीं थे। उसने वही बोला, 12,050 को 2 भागों में बांटा। पहले भाग को साधारण ब्याज, और रोहित को दिया है 10% साधारण ब्याज 2 साल के लिए, और सोहित को भी उतने ही समय के लिए उतने ही रेट से, यानी कि सोहित को भी 10% 2 साल, लेकिन सोहित को दिया चक्रवृद्धि ब्याज, रोहित को दिया साधारण ब्याज, और दोनों से मिलने वाली धनराशि बराबर है। उसने लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि दोनों भागों से मिलने वाली धनराशि बराबर है, यानी कि जब दोनों से वापस वो पैसा लेके आएगा, दैट इज मिश्र धन। रोहित के पास जाएगा, भाई जितना पैसा मैंने दिया, जो ब्याज बना 2 साल का, दोनों को मिलाकर दे।
तो रोहित से मिश्र धन लेके आया, सोहित के पास जाएगा, भाई जितना पैसा तुझे दिया 2 साल का जो मिश्र धन बना वापस दे। रोहित से भी मिश्र धन लेके आएगा, तो दोनों से मिलने वाली धनराशि, कह रहा है ना, दोनों से मिलने वाली धनराशि मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, वो मिश्र धन की बात कर रहा है। दोनों से मिलने वाला मिश्र धन इक्वल है। पूरे के पूरे सवाल की समरी यहां पर हो गई। ये वही सवाल है, आपने देखा होगा। अभी थोड़े से आगे चलेंगे, पहले तो ये सवाल कर लेते हैं कि भाई 12,050 रुपया उसकी जेब में है और उसने 2 भागों में बांटा। मैंने कहा ए और बी में बांट दिया। 12,050 को सपोज दैट उसने ए और बी में बांट दिया। अब ए को तो उसने साधारण ब्याज पर दिया और बी को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। देखो, सवाल पढ़ना आपको आना चाहिए और उसके लिए बड़े पेशेंस और दिमाग को शांत करके पढ़ा जाता है। ऐसे जल्दबाजी में आप सवाल को जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो समझ ही नहीं पाओगे और एक सवाल को 6-6 बार पढ़ना पड़ जाएगा आपको। एक ही बार पढ़ो, चाहे थोड़ा सा टाइम लो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन एक ही बार में चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप दोबारा सवाल को पढ़ पाओ। दोबारा समराइज कर सकते हो। समराइज यानी कि एक बार में पढ़ा समझा, दूसरी बार में समराइज करके सॉल्यूशन कर दिया। लोग 3-3 बार पढ़ ही जा रहे हैं सवाल को, कुछ निकल के आ जाए, कुछ गन्ने के जूस की तरह कुछ निकल के आ जाए सवाल में, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहले वाले भाग को तो साधारण ब्याज 10% और 2 साल, भाई साधारण ब्याज 10% रेट है और 2 साल। और दूसरे वाले भाग को उसने क्या बोला है, दूसरे भाग को चक्रवर्धी ब्याज समान दर से समान समय के लिए। समान दर यानी कि 10% का रेट है और समय भी 2 साल है। और सवाल कहता है दोनों भागों से मिलने वाली धनराशि बराबर है, यानी कि अमाउंट इक्वल है। तो पहले तो मुझे बताओ, अगर साधारण ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 20%। यहां रेट अगर 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21%। भाई रेट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 21%। और अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो 100% में जोड़ दो, ये हो जाएगा 120% ऑफ ए, इसका मूलधन ए, और ये हो जाएगा 100% में जोड़ेंगे 121% ऑफ बी, और दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को क्या करो, दोनों को इक्वल कर दो और ए और बी का रेशियो ले लो, हो गया सवाल। परसेंट से परसेंट गया, ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 121 और बी के सामने 120। बस इस वाले पैसे को बांट दो इस रेशियो में, हो गया सवाल। अब क्या था, कुछ भी नहीं। आपको जब अपने आप खुद अपनी कॉपी में कर रहे होंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अपना सवाल 20% और 21% से शुरू करोगे आप, तो एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन में आंसर है आपका। ये तो मैंने आपके नोट्स के लिए करवाता हूं इस तरह की सजावट तो मैं। तो यहां पर 121 और 120 कितना हो जाएगा, 241, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 12,050 के। तो एक यूनिट की वैल्यू देखो, पूरा 5 बार कटेगा, ये 2 पंजे 10, 41 पंजे 205, तो एक यूनिट आ गया 50। तो कह रहा है कि बताओ, क्या पूछ रहा है उसे, चक्रवर्ती ब्याज पर कितना पैसा दिया। चक्रवर्ती ब्याज पर जो बी को पैसा दिया है 120 यूनिट की वैल्यू, तो 120 गुणा 50, ये आ जाएगा 6,000। भाई चक्रवर्ती ब्याज पर तो ये वाला अमाउंट दिया है ना, बी वाला, तो 6,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो और एक सवाल दिखाता हूं। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम आएगा। एमएफ का काम यहां से होता है भाई। सवाल है 3364 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उनसे प्राप्त राशि समान होती है। उनसे प्राप्त राशि अमाउंट इक्वल है। जब ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो दोनों भागों में अंतर बताओ। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि लिख दो।
चक्रवृद्धि, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होती है। इंग्लिश में तो ठीक लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली। पिछले वाले सवाल में एक हिस्सा साधारण ब्याज पे था, दूसरा चक्रवृद्धि पे था। यहां पर दोनों के दोनों हिस्से चक्रवृद्धि ब्याज पे हैं। एक हिस्सा 3 साल के लिए, दूसरा 5 साल के लिए। अब आएगा मजा। और ये तो पिछले सवाल से भी आसान सवाल है, पिछले सवाल से भी आसान। तो क्या, अब मैं फिर से कह रहा हूं कि भैया 3300, देखना आप सामने देखो इसे। ये पता है कौन से टाइप का क्वेश्चन है? आपने वो सवाल पढ़े होंगे। एक व्यक्ति अपने 2 बेटों के हिस्सों में पैसे जमा करता है बैंक में। जब दोनों के दोनों 20 साल के हो जाएंगे, दोनों को बराबर धनराशि मिलेगी। वो साधारण ब्याज में भी था, वो चक्रवृद्धि में भी है। ये वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो आपको देखो 3364 रुपए हैं, 2 भागों में बांटे जाने हैं। मैंने कहा ए और बी, देखते रहना। 2 भागों में बांट दिया ए और बी। दोनों ब्याज की दर कितनी है? 5% प्रति वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यहां भी 5%, यहां भी 5%, दोनों जगह। पहली जगह 3 साल के लिए पैसा दिया गया, दूसरी जगह दूसरा वाला पैसा 5 साल के लिए दिया गया। और उसने बोल दिया है कि मिलने वाली धनराशि समान है, मिलने वाला अमाउंट इक्वल है। कह रहा है ना, 3 और 5 साल के बाद प्राप्त राशि अमाउंट इक्वल है। तो कह रहा है कि जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होती है, दोनों केस में सीआई है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब सामने देखो। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि सवाल में करना क्या है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट तरीके से और कम समय में। अगर इसका मूलधन ए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। सब जानते हैं, दुनिया जानती है 1/20 होता है। अगर मैं कहूं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो धनराशि 1 साल में कितने गुना हो गई, यानी कि वो अमाउंट की बात करता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है जो अमाउंट की बात करता है, कितने गुना हो गई। हो गई वर्ड मतलब अमाउंट। तो 1 साल में वो धनराशि कितने गुना हो गई, मतलब 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है पहले वाले का। 20 में 1 जोड़ दो, आप कहोगे सर 21/20। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि ये धनराशि 1 साल में 21/20 गुना होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितने साल के लिए दी गई? 3 साल के लिए। तो इसकी पावर 3 लगा दो। भाई मैंने वही तो आपको थोड़ी देर पहले समझाया। ये जो मैंने समझाया था कि 1 साल का 11/10, 2 साल का पावर 2, 3 साल का पावर 3, n साल का पावर n। तो वही चीज तो मैंने यहां पर की बच्चा, कि भैया 1 साल का 21/20, 3 साल का पावर 3 लगा दो। 3 साल का मिश्र धन मिल गया आपको। ऐसे ही अगर ये b इसका मूलधन है, तो 1 साल में ये भी 21/20 होती है। और ये कितने साल के लिए दी गई है? 5 साल के लिए। तो इसकी पावर 5 लगा दो। अब ये इसकी अमाउंट हो गई, और दोनों की दोनों राशि क्या है? समान है। तो बराबर करके ए और बी का रेशियो ले लो। आपको पावर 5 नहीं निकालनी, पावर कटेंगी आपस में। पावर कटेंगी आपस में। देखो ये 3 पावर है, ये 5 पावर है। तो ये पूरी 5 पावर से कट के यहां 2 पावर बचेगी। भाई ये पावर 3 थी, ये पावर 5 थी, तो 3 से 3 कट गई, केवल 2 पावर बची। और b को आप a के नीचे ले आओ, तो a/b क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर 400। ये आ गया। बस 3364 को इस रेशियो में बांट दो। एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन। आपको ये करना ही नहीं, आपको तो यहां से शुरुआत करनी है सवाल की। दूसरी लाइन में आंसर है। तो 441 और 400 कितना हो गया? 841। और जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3364 के। तो 1 यूनिट, देखो पूरा पूरा कटेगा, ये देखना। 1 यूनिट, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 1 चौके 4, पूरा 4 बार कट रहा है ये, पूरा 4 टाइम्स। तो कह रहा है दोनों भागों के बीच अंतर कितना है? डिफरेंस 41 यूनिट का है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 41 गुणा 4, दैट इज 164। यही तो आपसे पूछा उसने, अंतर।
तो अंतर है 41 यूनिट का, 41 गुणा 4 164, ऑप्शन नंबर सी। कल भी क्लास करेंगे बच्चे, कल संडे में भी हमारी क्लास होगी और हम समय चाल दूरी को पढ़ेंगे कल, टाइम स्पीड डिस्टेंस को करेंगे हम। किस्त वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है मैंने, एक क्लास में दोनों करा दूंगा, है ना, अभी क्योंकि कल संडे है। किस्त वाला क्वेश्चन क्या है चैप्टर, वो 40-45 मिनट में दोनों एसआई और सीआई दोनों की किस्त हो जाएंगी, 1 घंटा मैक्सिमम। अगर हम संडे में स्पेशली किस्त वाले सवालों को शिफ्ट करते हैं तो फिर संडे बेकार हो जाएगा। मैं चाहता हूं संडे में हमारे 2 से 3 घंटे कंज्यूम हो, तो बेकार हो जाएगा, फिर संडे किसी काम का बचेगा नहीं। 1 घंटे किस्त वाले क्वेश्चन करके फिर कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, लगता है कि यार बंद करो क्लास को। इसीलिए किस्त वाले सवाल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है। कल हम समय चाल दूरी करेंगे और सुबह अपना वही टाइम 8 बजे रहेगा और 2 से 3 घंटे हम लोग करेंगे, ठीक है, 11 बजे तक। तो बाकी बहुत सारी चीजें हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट संडे संडे जो आ रहा है, जो रविवार आ रहा है आपका, उस तक मैं आपका सिलेबस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो एंड कर ही दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट संडे कब तक आ रहा है आप देख लो। कह रहा है 25,220 को 3 भागों में बांटा जाता है, क्रम से 2, 3 और 4 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। प्रत्येक स्थिति में समय पूरा होने पर प्रत्येक भाग समान हो जाता है। अमाउंट इक्वल है और 3 लोगों में बांटा गया है। बताइए बटे हुए भाग क्या क्या है। बहुत सिंपल है भाई, 25,220 है, 25,220, 220 है, 3 भागों में बांटा। मैंने कहा ए बी सी कर दो, ए बी सी कर दो 3 भागों को। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो रेट 5% है, यहां भी, यहां भी और यहां भी। समय कितना है? 2, 3 और 4 वर्ष। यहाँ 2 साल है, यहाँ 3 साल है और यहाँ 4 साल। सवाल बोलता है बच्चे कि उनको प्रत्येक भाग समान हो जाता है, मतलब अमाउंट इक्वल है। अमाउंट, तो अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूं तो 5% मतलब 1/20। तो पहला भाग अगर ए है तो इसका 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 होता है। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? पावर 2। ये भाग बी है, इसका 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? पावर 3। ये भाग सी है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20, ये हो जाएगा पावर 4। अब बराबर मैंने इसलिए किया क्योंकि अमाउंट इक्वल है। देखो पावर 2 से यहां 3 से 2 पावर घटेगी, 1 पावर बचेगी। 4 से 2 पावर कटेगी, केवल 2 पावर बचेगी। तो ये क्या बच गया? ए बराबर 21/20, बी बराबर 21 का स्क्वायर 441 बटे 20 का स्क्वायर 400। अब आपको यहां से एबीसी का रेशियो बनाना है। एबीसी का रेशियो बना के आप 25,220 में बांट देना, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। सर आप कोर्स कराने में लगे तो प्रैक्टिस भी ना करी तो कैसे होगा? भाई ये मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मेरा काम कोर्स कराने का है। मैं प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, राहुल सर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, मैं आपको कोर्स कराऊंगा। अब ये क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए कि मैनेज कैसे होगा, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी है कि मुझे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है या सिलेबस ज़्यादा करना है। मैं आपके एंड से जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम सिलेबस है और मैं सिलेबस नहीं कराऊंगा तो फिर वो भी दिक्कत है। पावर 3 बच रही है, कहाँ पावर 3? पावर 3 बच रही, पावर 2। कहाँ दो? बताओ तो सही मुझे आप।
सी वाले में नहीं भाई, ये 2 पावर से काटा है ना मैंने। आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2a बराबर 4b बराबर 8c, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको आप कैसे काटते हो? आप कहते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ऐसे तो लिखते हो आप। a बराबर 2b बराबर 4c, तीनों को काटते हो ना। तो यहां पर मैंने क्या बोला, 21/20 की पावर 2, 21/20 की पावर 3 जितना समय है, और 21/20 की पावर 4 है ये। अब ये 2 पावर से काटा है मैंने सबको, सबको 2 पावर से काटा है। तो यहां 2 पावर से ये 3 पावर कटेगी तो 1 पावर बचेगी, इस 2 पावर से ये 4 पावर कटेगी तो 2 पावर ही तो बचेगी। एक कहां काटा है मैंने? नहीं, 2 पावर से काटा है मैंने, 2 पावर से। 2 पावर से 3 पावर को काटा है तो 1 पावर बचेगी, 3 में से 2 गया, और 4 में से 2 पावर जाएंगी तो 2 पावर ही तो बचेंगी। कहां कंफ्यूज हो रहे हो आप? तो सॉल्व कर लेंगे, 400 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, या ए बी और बी सी का अलग अलग रेशियो लेके ए बी सी का रेशियो ले लो, आपकी मर्जी है ये। तो अगर मैं ए बी का अलग अलग रेशियो लेता हूं तो कितना मिलेगा मुझे? भाई ए बी का अलग अलग रेशियो आ जाएगा 21/20, है ना, 20 के नीचे आ जाएगा। अगर मैं बी और सी का रेशियो लेता हूं, बी और सी का अलग अलग रेशियो लेता हूं, तो ये कटेगा 20 से 20 बार। भाई बी और सी का अलग अलग रेशियो आप ले ही लो, तो इन दोनों का अलग अलग रेशियो लेते हो तो 21/20 बी बराबर 441/400 सी। तो 20 से 20 बार कटेगा और 21 से पूरा 21 बार कटेगा, तो सी इसके नीचे आ जाएगा। तो बी और सी कितना हो गया? 21/20, 21/20, है ना। ये यहां पर मैं अलग कर देता हूं इसको, क्योंकि सी अगर बी के नीचे आएगा तो 21/20 बचेगा, बी की वैल्यू 21 और सी की 20। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 441, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 420, और क्रॉस करेंगे 400। एबीसी का रेशियो मिल गया, 4 तिया 12, 1261, तीनों को जोड़ेंगे तो 1261 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 25,220। देखो ये पूरा 2 बार कटेगा, 1261 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2522 आएगा, तो 1 यूनिट 20 आ गया। तीनों की वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 8820, इसकी वैल्यू में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8400, और इसकी वैल्यू में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8000। तो कितनी धनराशि आ गई? 8820, 8400, 8000। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। ये सवाल करिए जरा, बताओ जी क्या जवाब होगा इसका। राहुल ने ए और बी नामक 2 योजना में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशि निवेश करी। 2 बराबर धनराशि निवेश की 2 योजना में। कह रहा है योजना ए में ब्याज की दर 10% है, योजना बी में ब्याज की दर 12% है। राहुल को 2 साल के बाद योजना ए से निवेशित धनराशि का ब्याज 1050, पहली वाली योजना से। यदि दोनों योजना में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो राहुल को 2 वर्ष के बाद दूसरी योजना से कितना ब्याज मिलेगा? मैं कह रहा हूं जितना बड़ा सवाल है उतना ही आसान है, उतना ही आसान, ये तो निहायत ही आसान है। भाई 2 योजना में बराबर धनराशि है, बराबर धनराशि, पहली योजना और दूसरी योजना। पहली योजना में 10% है, दूसरी योजना में ब्याज की दर कितनी है? 12% है। सवाल कह रहा है यहां भी 2 साल हैं और यहां भी 2 साल हैं, दोनों जगह 2-2 साल हैं। कह रहा है ना राहुल को 2 साल के बाद योजना ए से 1050 रुपए ब्याज का मिला। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा? 21%। भाई रेट 10% है, समय 2 साल है, तो 21% है, और 21% की वैल्यू आपको 1050 दे रखी है, 1050। तो 1% कितना हो जाएगा? 50।
अब 1% की वैल्यू 50 है, रुक जाओ, आपसे कह रहा है योजना बी में कितना ब्याज मिलेगा। क्योंकि समझना, क्योंकि दोनों में बराबर धनराशि का निवेश किया है, दोनों का मूलधन बराबर है, जितना पैसा यहां इन्वेस्ट किया उतना ही पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया। तो यहां जो 1% की वैल्यू होगी वो इधर आप यूज कर सकते हो। जैसे 12% के हिसाब से 2 साल का सीआई कितना होता है, 25.44। ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगा दो, 25.44। तो जो 1% की वैल्यू 50 है, इतने परसेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गुणा 50। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे तो 1272, कितना आ जाएगा, 1272। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने इसका 1% की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि सर ये तो योजना 2 थी, ये योजना 1 है, तो इसके 1% को इधर क्यों ले गए आप, क्योंकि बच्चे यहां दोनों जगह पर इक्वल प्रिंसिपल है, मूलधन बराबर है, जितना पैसा यहां लगाया उतना पैसा यहां लगाया। यहां से आप 100% की वैल्यू निकालोगे, 5000 आएगा मूलधन, वही 5000 यहां पर इन्वेस्ट किया है, वही 5000 यहां पर, तो 5000 का 25.44% निकालोगे, इतना ही आएगा, 1272। इसीलिए मैंने 100% मूलधन नहीं निकाला, जो 1% आया उससे सीधा मैंने 25.44% निकाल दिया, क्योंकि जो 5000 मूलधन यहां पर लगा वही 5000 यहां पर लगा है, यही रीजन है। 1272 बिल्कुल सही जवाब। ये सवाल देखिए, बिल्कुल मत घबराना, बड़े सवाल की लैंग्वेज देखकर, बिल्कुल आसान है, थोड़ी देर पहले हमने किया है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हो जाएगा। सवाल है, मदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। मदार के 2 पोते हैं, एक केतन है और एक तुषार है। 11 साल का केतन को मदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिली और 12 साल के तुषार को बाकी धनराशि मिली, एक हिस्सा केतन को एक हिस्सा तुषार को। कह रहा है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेंगी जब वो 22 साल के हो जाएंगे। अभी उनकी उम्र, केतन 11 साल का और तुषार 12 साल का, अभी उनके जेब में पैसा नहीं डाला, खर्च कर देंगे बच्चे। मदार का कहना है कि जब दोनों समझदार हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलेगा। तो मदार ने क्या किया, बैंक में डाल दिया पैसा, दोनों के नाम का पैसा बैंक में डाल दिया। बैंक वाले से कहा, भाई साहब जब दोनों 22-22 साल के होंगे, इनका आधार कार्ड देखना और पैसे देना इनको निकाल कर। बोला कि इनको धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 साल के हो जाएंगे, उनका आधार कार्ड बैंक को मैनेजर देखेगा, उनको पैसा दे देगा जब 22 साल के होंगे। कह रहा तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। मदार बुद्धि का तेज आदमी है और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% की दर से ब्याज मिलेगा। एफडी करवा दी उसने, फिक्स डिपॉजिट। कह रहा जब दोनों 22 साल के हो गए, ये पूरी स्टोरी है, एक कहानी के रूप में है ये। जब दोनों 22 साल के हो गए तो उन्हें समान धनराशि मिली, ये है असली पकड़ने वाली लाइन। जब दोनों 22 साल के हो गए तो उन्हें समान धनराशि मिली, मतलब उनका अमाउंट इक्वल है। यदि मदार के पास कुल धनराशि 24,700 थी तो मदार ने तुषार को कितना पैसा दिया, तुषार को कितना पैसा दिया, बोलिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, मदार के पास कितना पैसा था, 24,700 रुपए। दो हिस्से में बांटा, एक केतन है और एक तुषार है। केतन 11 साल का है और तुषार 12 साल का। ये उम्र है उनकी, ये उम्र है, इतने साल का ब्याज नहीं मिला उनको, ब्याज मिलेगा जब वो 22 साल के हो जाएंगे। तो जब केतन 22 साल का हो जाएगा इसे पैसा मिल जाएगा, जब तुषार 22 साल का हो जाएगा तो इसे पैसा मिल जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं केतन को कितने साल का ब्याज मिला, केतन को कितने साल का, तो 11 से 22 आप कहेंगे केतन को 11 साल का ब्याज मिला। और भैया तुषार को कितने साल का मिला, केवल 10 साल का।
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी 8%, यहां भी 8%। और कह रहा है इन्हें मिलने वाली धनराशि समान है, मतलब इनका अमाउंट बराबर है। हो गया, बस यही तो सवाल था। पूरी कहानी का निचोड़ ये है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 8% का फ्रैक्शन होता है 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2/25। तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, 25 में 2 जोड़ दो, 27/25। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और केतन को कितने साल का ब्याज मिला? 11 साल का। तो पावर लगा दो 11। तुषार का एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/25। और तुषार को कितने साल का ब्याज मिला? 10 साल का। और ये अमाउंट बराबर है, मिश्रधन इक्वल है। अमाउंट बराबर कर दी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये पावर 10 इस पावर 11 से कट जाएगी, एक पावर बचेगी। तो 11 में से 10 घटा दो, एक पावर बची। अब केतन को तुषार के नीचे ले जाओ, तो तुषार बटे केतन, ये केतन नीचे चला जाएगा, बराबर 27/25। बस, पावर एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रेशियो में बांट दो पैसा, इस रेशियो में पैसा बांट दो। तो आप कहोगे 27 और 25 कितना हो गया? 52 यूनिट। और इसकी वैल्यू आपका 247 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 24700 बटे 52। तो 13 चौके 52, 13 एकम 13, 7 4 11, 13 निम्मा 117, 00। 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 7 28, 4 पंजे 20, 475 एक यूनिट। कह रहा है तुषार को कितना हिस्सा मिला? 27 यूनिट। तो 27 गुणा 475 कितना बन रहा है भैया? 27 पंजे 135, हासिल का 13, 27 सत्ते कितना होता है? 189। 189 और 13 कितना होता है? 189 और 13 202, हासिल का 20, 27 चौके 108 और 20 128। तो 12,825, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताऊं? जरूरत है? मुझे लगता नहीं वैसे जरूरत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो चुका है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूं, जब अपने बेटों के हिस्सों में पैसा बांटा जाए उस सवाल का। देखो, ये सब रफ कर दो, डायरेक्ट मैं रेशियो बताऊंगा। ये जो 27 और 25 का रेशियो आया है ना, तुषार का और केतन का जो भी आया है, ये मैं आपको 27-25 का डायरेक्ट रेशियो बताता हूं आपको। एक तरफ लिखो तुषार, एक तरफ लिखो केतन। सवाल आपने पढ़ा, देखो डायरेक्ट जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसके लिए आपको सवाल की समझ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने सवाल पढ़ा, आपको यह समझ में आया क्या कि केतन 11 साल का है और तुषार 12 साल का है? तुषार कितने साल का है? 12 साल का है। जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो दोनों का अमाउंट बराबर है, मिश्रधन बराबर है। तो जरा मुझे बताना, केतन को कितने साल का ब्याज मिला? या फिर इतना भी मत सोचो, जब मैं ट्रिक बता ही रहा हूं तो ज्यादा सोचने को आपसे मजबूर नहीं करूंगा मैं। ट्रिक डायरेक्ट सुनो। जो बड़ा वाला बंदा होगा ना, उसका हिस्सा बड़ा होगा, जो छोटा वाला बच्चा होगा उसका हिस्सा छोटा होगा। इतनी छोटी सी बात है जो आपने समझनी है। जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसका हिस्सा भी ज्यादा होगा, और जिसकी उम्र कम होगी उसका हिस्सा भी कम होगा। यहां 11 वर्ष का केतन है, केतन छोटा है। 12 साल का तुषार है, तुषार बड़ा है। तो तुषार बड़ा है तो तुषार का हिस्सा भी बड़ा होगा। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको। यस। अब वो हिस्सा कितना होगा? ये 8% की जो ब्याज की दर है ना, इसका फ्रैक्शन बना लो। कितना बनेगा? 2/25 बना लिया। 25 में 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ दो कितना आएगा? 27। तो वो तुषार के नीचे लिख दो, तुषार के नीचे लिख दो 27। बस आपने यही काम करना है कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसका हिस्सा भी बड़ा होगा, जिसकी उम्र कम है उसका हिस्सा भी छोटा होगा। और वो बड़ा हिस्सा कितना होगा? 8% का फ्रैक्शन 2/25, 25 में 2 जोड़ो 27। तुषार का हिस्सा, छोटा वाला केतन है उसका हिस्सा 25 लिख दो। ये आ गया रेशियो। और हाँ, एक काम और करना है, जो इनकी उम्र का डिफरेंस है ना, 11 और 12, जो इनकी एज का डिफरेंस है उसे पावर और लगा देना, ये मत भूलना बस।
कई बार क्या होता है, उम्र का डिफरेंस 2 साल मिल जाएगा तो 2 पावर लगानी पड़ेंगी। तो यहां 11 और 12 उम्र का डिफरेंस 1 साल है, तो पावर 1 लगा दो, तो रेशियो आ गया 27 और 25। वही रेशियो जो हमने इतना सारा सॉल्व करके लिखा था। एक लाइन में आपको रेशियो मिल जाएगा। बस आपने क्या करना है, जिसकी उम्र ज्यादा है उसका हिस्सा भी ज्यादा होगा, दैट्स ऑल। ये आपको खुद करना है अब, ठीक है। चांद के पास 1612 रुपए हैं, उसने अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच बांटा तथा उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% निवेश करने को कहा। देखा गया पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 साल बाद समान धनराशि मिलेंगी। समान धनराशि 12 और 13 साल बाद। देखो पीयूष को, उसने क्या बोला, पीयूष को तो 12 साल बाद पैसा मिलेगा और मनोज को 13 साल बाद पैसा मिलेगा। तो इनमें बड़ा कौन सा है, बता सकते हो आप मुझे? इनमें बड़ा कौन सा है, पीयूष या मनोज? भाई पीयूष को अगर 12 साल बाद पैसा मिल गया, देखो यहां उम्र नहीं बताई हमें कि पीयूष कितने साल का है और मनोज कितने साल का, लेकिन हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि पीयूष को अगर 12 साल बाद पैसा मिला तो पीयूष बड़ा है, उसको जल्दी मिल गया। मनोज अगर 13 साल बाद पैसा मिला, यानी कि मनोज छोटा है, उसको थोड़ा लेट पैसा मिलेगा। तो पीयूष बड़ा है, मनोज छोटा है, पीयूष का हिस्सा ज्यादा होगा, मनोज का हिस्सा कम होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि पीयूष को जल्दी पैसा मिल गया, पीयूष को जल्दी पैसा मिल गया तो पीयूष का हिस्सा ज्यादा होगा। 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, अभी अभी किया था। तो 25 में 2 जोड़ दो, पीयूष का हिस्सा हो जाएगा 27, मनोज का हो जाएगा बचा हुआ 25। और इनके उम्र का डिफरेंस वही होगा कितने समय बाद पैसा मिला। इसको 12 साल बाद मिला, इसको 13 साल बाद, यानी कि इनके उम्र का डिफरेंस 1 साल रहा होगा। एक एक पावर लगा दो, तो 27-25 में बांट देना इस रेशियो को, 1612 को, देख लेना जो भी आए। ठीक है, ये सेल्फ करना है आपने, मैंने हिंट दे दिया आपको। बाकी और 1 2 3 क्वेश्चन मैं आपके वर्कशीट में डलवा दूंगा, वहां देख लेना। अब आते हैं हम थोड़ा सा विविध या फिर मिसलेनियस टाइप के पास। क्या बोलता है मिसलेनियस, जरा देखते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को बच्चे। कह रहा है कि एक साहूकार 4% वार्षिक दर पर पैसा उधार लेता है। मिसलेनियस है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है साहूकार 4% वार्षिक दर पर उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। भाई 4% पर मैंने आपसे पैसा उठाया, मैं आपसे कहूंगा भाई 1 साल बाद आपको मैं पैसा दे दूंगा सारा, तो 1 साल बाद मुझे कितना ब्याज देना है, 4%। मैं बड़ा तेज हूं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, जहां ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस तरह उसने वर्ष में 166.4 रुपए का लाभ कमाया। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है ये सवाल समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हुआ क्या, मैं बड़ा तेज हूं, मैं आपसे पैसा लेके आया, मैंने आपसे पैसा लिया, पता नहीं कितना पैसा लिया, लेकिन आपसे मैंने एक प्रॉमिस कर लिया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रहेगा, 1 साल बाद मैं आपको पैसा वापस देकर चला जाऊंगा। ये मुझे आपको देना है। आप खुश, कोई नहीं सर है यार, ज्यादा लूटना सही नहीं है सर, 4% का ब्याज काफी है, 1 साल बाद सर 4% दे जाना। भाई 1 साल का तो चक्रवृद्धि और साधारण बराबर ही होता है। 1 साल बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी और 4% ब्याज का आदान प्रदान हो जाएगा। अब पैसा लेके मैं घर आ गया, मेरे दिमाग में चल रही थी खुराफाती। मैंने कहा बेटा पैसे से पैसा कमाना है। मैं घर आके मैंने बुलाया एक व्यक्ति को जिसको पैसे की जरूरत थी। मैंने कहा हाँ भाई पैसा चाहिए? वो कह रहा है हाँ जी पैसा तो चाहिए। मैंने उससे कहा 8% वार्षिक दर लगाऊंगा। वो घबरा गया, वो कहने लगा 8%? मैंने कहा रुक, अभी तो और घबराएगा।
मैंने उससे कहा छमाही रूप से लगाऊंगा ब्याज की दर। 8% वार्षिक है, लेकिन उसे छमाही रूप से लगवाऊंगा मैं ब्याज की दर। वो बेहोश होने की स्थिति में था, लेकिन उसको जरूरत थी, ले गया बेचारा। आठ, देखो मैं आपसे 4% पर लेकर आया, मेरी आपसे मुलाकात वर्ष के लास्ट में होगी, 4% ब्याज दूंगा, प्रॉमिस हो गया मेरा तुम्हारा। अब मैं उस पैसे को लेके आया, मैंने डिक्लेयर कर दिया 8% वार्षिक दर पे ले जाओ जिसको चाहिए, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से लगेगा। देखो कितना सारा ब्याज मैं कमाऊंगा आपके पैसे से। मैंने बोला 8% वार्षिक दर पे पैसे को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हाफ ईयरली लगाया, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से लगाया। 8% पर उधार दे रहा हूं मैं, लेकिन छमाही आधार पर दे रहा हूं। देखो तुम्हारे पैसे से मैं कितना कमाने जा रहा हूं कि 8% वार्षिक डिक्लेयर कर दिया, जिसे मैं तुमसे 4% वार्षिक लाया था। और तेज बन गया मैंने उसको हाफ ईयरली डिक्लेयर कर दिया, तो भैया ब्याज की दर भी आधा हो जाएगी। और तुम मुझे बता दो, एक साल में कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा सर। एक साल में कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा, 2 बार। तो 2 बार का 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? A+B+A×B/100 लगाएंगे तो 8.16% हो जाएगा। भाई 4% पर 2 बार का ब्याज लगाओगे तो A+B+A×B/100, 4+4+4×4/100 लगाओगे तो 8.16। अब तुम देखो, एक साल के बाद तुम्हें तो मैं 4% दे दूंगा, मैंने एक साल के बाद कितना कमाया? 8.1। अब ये जो डिफरेंस है, ये मेरा प्रॉफिट ही तो है भाई, ये मेरा प्रॉफिट ही तो है जो ये डिफरेंस आया। आप कहेंगे सर बड़े तेज निकले आप तो, 8.16 में से 4% घटाया तो जो डिफरेंस आया, ये जो आया डिफरेंस 4.16, ये मेरा प्रॉफिट तो है। तुमसे पैसा लाया 4% पर, आगे दे दिया 8% वार्षिक, लेकिन अर्धवार्षिक हिसाब से। तो 4% एक साल में 2 बार लगेगा, इतना ब्याज। इसमें से 4% उठा के तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा बचा हुआ मेरा प्रॉफिट है। और वो कितना प्रॉफिट है? 166.4। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये आ जाएगा 166.4 बटे 4.16। यहां पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आएगी, यहां पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है। 416 की 4 में गुणा करोगे, पूरा 1664 आ जाएगा, एक जीरो आ गया। तो 1%, 4×40, 100% कितना? 4,000। 4,000 रुपया तुमसे उधार लेके आया था। बोलो, अच्छा क्वेश्चन था ना? बिल्कुल दमदार मजेदार क्वेश्चन था। ये खुद करना है तुम्हें, सेम क्वेश्चन है, बस रेट अलग अलग है। ये सेल्फ करना है आपको, पढ़ना भी खुद है, सब कुछ अपने आप करना है इस क्वेश्चन का। ये सवाल करिए। सवाल है, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक आधार पर हो, तो 3500 की धनराशि x% प्रति वर्ष की दर से 2 साल में 4235 हो जाती है। 3500 रुपए की धनराशि 2 साल में 4235 हो गई, ब्याज की दर बड़े आराम से निकाल सकते हो आप, ये सिखाया मैंने आप। कह रहा है वही धनराशि, कौन सी? वही 3500, 2.5 साल में 2x% से जो ब्याज की दर ऊपर निकालोगे उसका डबल, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बढ़कर कितना हो जाएगी, अमाउंट पूछा है। ये क्वेश्चन मिक्सअप है जो मैंने आपको कराया। पहले तो यहां से यहां तक का सवाल पढ़ो, यहां से यहां तक का केवल, कि भैया वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होता है, 3500 रुपए है, x% पर 2 साल में इतना हो गए। तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो, यानी कि 3500 रुपए और 4235 रुपए, ये 2 साल की कहानी है। तो पहले तो इस रेशियो को ऐसा बनाओ कि आप एक साल पे ला सको, और फिर अंडर रूट करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा कितने से कटेगा? 7 से। 7×5 = 35, 7×6 = 42, जीरो, 7×5 = 35, 5 से जाएगा 100 बार,
5 से जाएगा 121 बार। तो भाई 2 साल के तो इतना हो गया, 1 साल का कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 और अंडर रूट ऑफ 121, है ना, 2 साल से 1 साल पे। तो 10 से 11, ब्याज की दर कितनी हो गई, 1 रुपया ब्याज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/10 गुणा 100। आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%, और यही हमारे एक्स की वैल्यू हो जाएगी। भाई एक्स की वैल्यू ब्याज की दर ही तो है। अब नया सवाल यहां से शुरू हो गया। अब यहां से सवाल को पढ़ो और यहां तक एक ही सवाल में 2 सवाल चिपका दिए। उसने कहा वही धनराशि 3500 की है, 2.5 साल में 2x%। 2x% यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। और कितना, 2.5 साल। अब 2.5 साल में किस प्रकार लगेगा ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि पहली साल 10%, दूसरे साल 10%, लेकिन जो आधा साल है ना 2 साल के बाद, उसमें भी नहीं, 2x है ना, 20%, सॉरी, पहली साल 20%, दूसरे साल 20%, और जो आधा साल है 2 साल के बाद, वो 20% का भी आधा हो जाएगा। ये भी ऑलरेडी बच्चे आप पढ़ चुके हैं। तो 2.5 साल में ब्याज कुछ इस कदर लगेगा कि पहली साल 20%, दूसरे साल 20%, उस 2 साल के बाद जो आधा साल है उसमें रेट भी मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 10%। रेशियो मेथड लगा दो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 5 से 6। दूसरा 20% है, 5 से 6। तीसरा 10% है, तो 10 से 11। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पूरे 25 धाम 250, मल्टीप्लाई करेंगे 6 छिंग 36, 11 छिके 66, 11 तिया 33 और 6 39। तो 250 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3500 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3500 बटे 250, ये जाएगा 5 पूरे 25, या 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 25 से कटेगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1 यूनिट 14, तो 396 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 14, है ना भाई। ये 250 मूलधन है ना, जो 3500 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट 14, तो 396 की हो जाएगी, 396 गुणा 14। तो आप कहोगे सर 14 छिंग 84, 14 निम्मा 126 और 8 134, 14 तिया 42 और 13 55। तो 5544 आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके सर, आप इसे बिना रेशियो के भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि भैया 10 10 20 20 और 10 पे आप 3 साल वाला फॉर्मूला लगा दो, वहां से फिर आपको ये रेशियो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने आराम से निकाल ही दिया। चलिए ये सवाल देखिए जरा। जल्दी से मुझे बता दो का जवाब होगा इसका। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर 3 साल में मूल धनराशि से 72.8% ज्यादा धनराशि मिलती है। यानी कि ये 3 साल का ब्याज है। अभी मैं समझाऊंगा फिर से सवाल को। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती, तो उसी ब्याज की दर पर 9,000 की धनराशि पर 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता। मैं कह रहा हूं अगर आपको थोड़ा सा भी टेबल का ज्ञान है ना, तो ये इतना बड़ा सवाल 2 लाइन का है बस। सवाल कहना चाह रहा है कि ब्याज अगर कंपाउंडेड एनुअली है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो भैया वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 3 साल में मूल धनराशि से 72.8 रुपया ज्यादा आपको मिलेंगे। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि 3 साल का ब्याज आपको इतना मिलेगा 72.8%। क्या ये वैल्यू कहीं सुनी सुनी सी लग रही है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जहां 72.8% मिलता है, वहां पर ब्याज की दर कितनी रही होगी। मैंने कहा ना अगर आपको नॉलेज है थोड़ी सी टेबल की, तो फिर ये सवाल आपके लिए बच्चों वाला है। कोई भी बच्चा मुझे बता दे जिसने टेबल को थोड़े से डीप तरीके से पढ़ा कि
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 72.8 है परसेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? क्या 20% नहीं रहा होगा? 20%? बट 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44% होता है और 3 साल का होता है 72.8। ये लिखवाया मैंने आपको टेबल में। जिसको नहीं पता वो क्या करेंगे, वो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बनाएंगे भैया। फिर कि मूलधन 100 मान लो, मिश्रधन जोड़ दो ये ब्याज 172.8, यही करना पड़ेगा फिर कि भाई ये तो ब्याज है 100% में जोड़ दो, मिश्रधन मिल जाएगा 172.8, मूलधन को 100 मान लो, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो यहां पर आ जाएगी। ये कहानी 3 साल की है, 3 साल से 1 साल पे आओगे तो घनमूल करना पड़ेगा, घनमूल ऑफ 1728, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12, 12 का क्यूब ही 1728 होता है। तो 1 साल में 10 से 12, ब्याज देख लो कितना मिला है, 2/10 गुणा 100, आप कहोगे 20%, ऐसे भी फिर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट याद है तो फिर आप कहोगे रेट 20% है, तभी जाकर ये 72.8% बना होगा। अब सवाल कर रहा है कि अगर मैं ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करूं तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा? 20 का आधा, दैट इज 10%। समय कितना है? 1.5 साल। तो भैया अगर ब्याज हाफ ईयरली 10% है तो मेरे भाई 1.5 साल में कितनी बार लगेगा? सर 3 बार लगेगा। यस और नो? भाई अगर मैं ब्याज को हाफ ईयरली लेता हूं तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, क्या ब्याज 3 बार लगेगा 1.5 साल में? हाँ सर। तो रेट 10% है, 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 33.1%। भाई रेट 10% है तो 3 साल का या 3 बार का 33.1, 9,000 का 33.1% निकाल दो, पॉइंट हटेगा जीरो, गया। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 2979। कहीं ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया सवाल। वेरी गुड। ये सवाल आपको खुद करना है, ये पढ़ो, मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं इस क्वेश्चन का। कह रहा है ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 5% की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपए ज्यादा देना पड़ा। तो कह रहा है बताओ बी के द्वारा धनराशि कितनी थी और बी ने ब्याज कितना दिया। देखो ए ने लिया साधारण ब्याज पे, बी ने लिया चक्रवृद्धि ब्याज पे। बात 3 साल की थी, है ना, 3 साल की बात थी ना, 3 वर्षों के लिए। और कह रहा है बी ने ए से 427 रुपए ज्यादा दिए। बी ने ए से 427 ज्यादा दिए क्योंकि बी का ब्याज चक्रवृद्धि था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर ही 427 रुपए है? भाई ए ने साधारण ब्याज से लिया, बी ने चक्रवृद्धि ब्याज से लिया, और 3 साल के बाद बी ने ए की तुलना में 427 ज्यादा देना पड़ा बी को। तो क्या वो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस ही 427 है? यहां सर फुल है। अब आप इसे चाहे फॉर्मूला मेथड से जाओ चाहे जीआर मेथड से जाओ, मुझे लगता है जीआर मेथड बेस्ट रहेगा। 3 साल का जीआर होता है 331 और किसी भी जीआर की शुरुआत मूलधन से होती है। 5% का फ्रैक्शन 1/20, समय 3 साल है तो मूलधन मान लो 20 का क्यूब और कहानी शुरू कर दो 20 के क्यूब से। तो 1/20 निकालो कितना आएगा? 20 का स्क्वायर बचेगा। फिर इसका 1/20 निकालो कितना बचेगा? केवल 20। फिर 1/20 निकालो कितना बचेगा? 1। समझना, ये तो होगा ब्याज साधारण जो कि ए को मिलेगा या ए ने जो दिया, और ये टोटल बी ने दिया, और जो डिफरेंस आएगा 20 तिया 60 और 1 एकम 1, दैट इज 61। ये 61 यूनिट है अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस।
सब कुछ पढ़ाया मैंने आपको। इसी 61 की वैल्यू 427 के बराबर है। इसको आप करना 1 यूनिट, और बी ने कितना पैसा उधार लिया वो आ जाएगा 20 का क्यूब यानी कि 8000 यूनिट की वैल्यू, और बी ने कितना ब्याज दिया ये टोटल आप कैलकुलेट कर लेना कि 20 का स्क्वायर गुणा 3 प्लस 60 प्लस 1, टोटल ब्याज बी ने दिया होगा। इसकी वैल्यू निकाल लेना। ये आप देखना, मैं आपको उत्तर इसमें टिक करके दे दूंगा। ऑप्शन नंबर ए, नहीं ए आ रहा है, चलो ठीक है मैं बता दूंगा आपको। तो यहां पर ये चैप्टर होता है बच्चा एंड। अब कल हम समय चाल दूरी शुरू करेंगे, और कल लगभग 3 घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि चीज़ों को हमें थोड़ा सा फास्ट चलना है, छोड़ कुछ सकता नहीं हूँ मैं, तो इस वजह से समय थोड़ा सा ज़्यादा आपका लूँगा। कल की क्लास में बहुत सारा पार्ट, लगभग अगर मैं कहूँ 40% चैप्टर या 50% चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे कल की क्लास में ही। समय चाल दूरी के 50% चैप्टर को कल हम कंप्लीट करेंगे। तो तैयार होके आना, खा पी कर आना, खाना पीना साथ रख के बैठना। ये मत कहना 1 घंटे बाद छोड़ दो जी भूख लग रही है, ये है वो है। तो कल मिलेंगे 8 बजे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।